वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत है आपका द डे आफ्टर टुमारो मूवी में। मूवी की शुरुआत में न्यू दिल्ली में एक मीटिंग हो रही होती है जहां पर मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। वहां पर बहुत सालों से मौसम की जानकारी रखने वाला जैक हॉल भाषण दे रहा होता है। वो सभी को चेतावनी देता है कि दुनिया को जल्द ही एक आपदा झेलनी पड़ेगी जिसकी वजह से सब कुछ बर्फ में जम जाएगा। और जब वहाँ बैठे कुछ लोग उससे ये पूछते हैं कि हम सब के पास कितना वक्त बचा है, तो जैक उनको बताता है कि ऐसा होने में कुछ सदियां लगेंगी, लेकिन अगर सभी ने जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करना कम नहीं किया तो उनके पोता पोतियों को इस सब का सामना करना पड़ेगा। और अब सम्मेलन के बाद जैक राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन कैप्टन होता है और वो दोनों एक दूसरे से अपने जांच परिणाम की बातें करने लगते हैं। और जब वो एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं तब वहाँ बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रही होती है, जिसका मतलब मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया है। और अब कुछ हफ्तों के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अजीबोगरीब मौसम शुरू हो जाता है। जापान में आसमान से बहुत ही बड़े ओले गिरने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ही लोग मर जाते हैं और ये इतिहास का अभी तक के सबसे बड़े ओले होते हैं। अब इस दौरान स्कॉटलैंड में टेरी रैप्सन एक कंप्यूटर में देख रहा होता है कि समुद्र के कुछ हिस्सों में अचानक से तापमान में बदलाव आ गया है और ये बदलाव इतने अचानक और रहस्यमयी होते हैं कि वहाँ रखे संपर्क सिग्नल तुरंत जम जाते हैं। और अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री देखते हैं कि पृथ्वी के शुभ मंडल की तरफ एक बहुत ही बड़ा तूफान बन रहा है। और फिर अगले दृश्य में वाशिंगटन डीसी को दिखाया जाता है जहाँ जैक अपने बेटे सैम को हवाई अड्डे पर छोड़ने आया होता है। सैम एक बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी है जिसे न्यूयॉर्क में एक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया होता है। हालांकि उसके पिता एक जाने माने व्यक्ति हैं और सैम उनसे काफी नाराज होता है क्योंकि उसके पिता हमेशा अपने काम की वजह से उसमें व्यस्त रहते हैं। वो सैम को भरोसा दिलाते हैं कि काम से रिटायर होने के बाद सारा वक्त अपने परिवार के साथ बिताएगा। और फिर बाद में जब सैम के दोस्त लॉरा और ब्रेन न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं तो वो उनसे मिलने जाता है जहां उसका ध्यान पक्षियों के एक झुंड पर जाता है जो उड़कर पश्चिम की ओर जा रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पक्षी किसी चीज से दूर भाग रहे हो। अब इसी बीच टेरी जैक को कॉल करता है और उसे अपनी जांच परिणाम के बारे में बताता है और वो उसको बताता है कि आपदा उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है और किसी के पास भी इससे बचने का कोई तरीका नहीं है और ये कुछ ऐसा है जो लगभग 10,000 सालों से कभी नहीं हुआ। अब इसके बाद कैलिफोर्निया में मौसम की जानकारी रखने वाले केंद्र में एक टेक्नीशियन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा होता है और तभी एक आदमी उसे संकट की जानकारी देने के लिए कॉल करता है जो उसे बताता है कि एलए में बड़े ओलों की बारिश हो रही है। और ये सुनकर टेक्नीशियन टीवी चालू कर देता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि गोल्फ बॉल के आकार वाले ओलों ने एलए के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया है। फिर वो जल्दी से अपने मालिक को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि कैलिफोर्निया में जल्द ही एक बाउंडर आने वाला है। हालांकि अब बहुत ही देर हो चुकी होती है। कुछ ही समय में कई विशाल बाउंडर शहर के चक्कर लगाते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देते हैं। अब इसकी वजह से पृथ्वी पर हो रहे बदलाव के कारण वॉशिंगटन डीसी में आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है। वहाँ मौजूद लोगों में से एक आदमी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खतरनाक मौसम की घटनाओं के बारे में बताता है और कहता है कि पृथ्वी पर कुछ तो गलत हो रहा है। तभी जैक जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद होता है वो सबको बताता है कि ये सब कुछ उत्तरी अटलांटिक धाराओं की वजह से हो रहा है। लहरें तेजी से पिघलने वाली बर्फ की वजह से आ रही है। वो ये भी बताता है कि ये सिर्फ अभी शुरुआत है और कुछ ही दिनों में मौसम इससे भी ज्यादा भयानक हो जाएगा। फिर जैक वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है और वो उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि ये परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो खतरनाक तूफान किसी भी वक्त आ सकता है, इसलिए इस वक्त उत्तरी राज्यों में से लोगों को निकालना बहुत ही जरूरी है। हालांकि उपराष्ट्रपति उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। फिर यूके में कहीं और बहुत जोरों से बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है, इसलिए रानी को शाही महल से ले जाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर को भेजा जाता है। हालांकि उनके रास्ते में वो तूफान के बीच से गुजरते हैं जिसकी वजह से उनके उपकरण जल्दी जम जाते हैं और कुछ ही समय में हेलीकॉप्टर की ब्लेड भी काम करना बंद कर देती है और तीनों हेलीकॉप्टर के नीचे ही मर जाते हैं। एक पायलट किसी तरह हेलीकॉप्टर के गिरने से बच जाता है, लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलता है वो जमकर मर जाता है। अब वापस मैनहट्टन में सैम और उसके दोस्त वापस डीसी में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी यातायात सेवा भारी बारिश की वजह से बंद हो जाती है और उस शहर में बाहर निकलने के लिए वो तीनों सड़कों पर निकल जाते हैं और पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल होता है। सभी डरे हुए होते हैं और किसी की भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि करे क्या। तभी एक बहुत ही बड़ी सुनामी कहीं से सामने आ जाती है और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देती है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग और यहाँ तक कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी पानी से घिर जाती है। सैम और उसके साथी अपनी तरफ आए हुए खतरे को देखते रहते हैं और अपनी हिफाजत के लिए नेशनल लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। और अफसोस की बात तो ये होती है कि हजारों लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते और वो सुनामी में बहकर मर जाते हैं। फिर बाद में टेरी जैक को कॉल करता है और उसे बताता है कि यूरोप से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिन्होंने हेलीकॉप्टर तक को गिरा दिया है। अब ये सुनकर जैक के दिमाग की बत्ती जलती है और कुछ रिसर्च करने के बाद उसे पता लगता है कि तूफान यूएस में उनकी उम्मीद से जल्दी पहुंच जाएगा।
वास्तव में सब कुछ जमने से पहले उनके पास सिर्फ 48 घंटे बचे हुए हैं और इसके बाद वो मौसम की जानकारी देखने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 3 बहुत बड़े तूफान बन रहे हैं। वो हर दिन बढ़ते ही जा रहे होते हैं और यूरोप में उस खतरनाक तूफान की स्थिति पहले ही शुरू हो जाती है। अब इसी दौरान सैम लाइब्रेरी में टेलीफोन ढूंढने लगता है क्योंकि उस जगह पर कोई भी फोन रिसेप्शन नहीं होता, इसलिए वो बिल्डिंग की किसी और मंजिल पर जाने का फैसला करता है और उसको वहाँ पर टेलीफोन मिल जाता है, लेकिन वो लगभग पानी में डूबा हुआ होता है और फिर अपने माता पिता को कॉल करने के लिए बेकरार वो तैरकर टेलीफोन तक पहुंच जाता है और आखिरकार उन्हें कॉल करता है। जैक बहुत ही खुश होता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और उसको वो जरूरी बातें बताने लगता है। वो सैम को बताता है कि उसे घर के अंदर ही रहना होगा और तूफान के गुजरने का इंतजार करना होगा। अगर वो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत ही जमकर मर जाएगा। ये सुनकर सैम थोड़ा चिंतित हो जाता है, लेकिन जैक उसको ये कहते हुए शांत कराता है कि वो जल्दी उसे वहाँ से बचाने के लिए आएगा। अब अगले दिन लाइब्रेरी में हर कोई कपड़े और राशन इकट्ठा कर रहा होता है कि तभी उन्हें बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब वो खिड़कियों से बाहर झांक कर देखते हैं तो बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं। वहाँ एक पानी वाला जहाज घूम रहा होता है और कहीं और डीसी में दिखाते हैं कि राज्यों के मुखियों की मीटिंग हो रही होती है और जैक को हालत की जानकारी देने का काम सौंपा गया होता है। लेकिन शुरुआत से पहले ही वो ये कहकर सभी को डरा देता है कि सबसे बुरा तो अभी आना बाकी है। फिर वो उनको सुझाव देता है कि उन्हें दक्षिण राज्यों के लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से निकालना होगा और उन्हें मेक्सिको में ले जाना होगा। एक बार फिर से उपराष्ट्रपति उसकी योजना को मना कर देता है और कहता है कि इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं है। वो उसे ये भी पूछते हैं कि उत्तर में रहने वाले लोगों को क्या हुआ, तो जैक उन्हें बताता है कि उनकी मदद करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर वो अपने घर से बाहर कदम रखेंगे तो वो तुरंत जमकर मर जाएंगे। वो सबसे अच्छा यही कर सकते हैं कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे और तूफान की खत्म होने का इंतजार करें। हैरानी की बात होती है, लेकिन राष्ट्रपति इस बार जैक की सलाह को मान जाते हैं और राष्ट्रपति रक्षक को आदेश देते हैं कि बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द निकालकर दक्षिण में पहुंचा जाए। अब न्यूयॉर्क में दिखाते हैं तो लाइब्रेरी में छुपे हुए लोग कुछ लोगों को जमे हुए पानी पर चलते हुए देखते हैं और लाइब्रेरी में बैठे हुए लोगों को ये पता चलता है कि वो गर्म राज्यों की तरफ जा रहे हैं और ये सुनकर वहाँ के सभी लोग बर्फ के गहरे होने से पहले ही जाने का फैसला करते हैं। सैम आने वाले खतरे के बारे में जानता है, इसलिए वो सभी को समझाता है कि अगर वो बाहर जाएंगे तो वो सभी मर जाएंगे, लेकिन वो सभी उसकी बात पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कुछ समय बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ सैम के साथी और 2-3 लोगों के अलावा वहाँ कोई नहीं रुकता। अब इस दौरान जैक अपने साथ काम करने वाले एक व्यक्ति और अपने दोस्त के साथ न्यूयॉर्क तक जाने का फैसला करता है। एक का नाम फ्रैंक होता है और दूसरे का नाम जैसन। क्योंकि वो तीनों कई बार खोज के काम से आर्टिक जा चुके होते हैं तो वो उस मौसम के आदी हो चुके हैं और वापस लाइब्रेरी में दिखाते हैं तो सैम और उसके साथ ही बिल्डिंग में खाना ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें वेंडिंग मशीन मिलती है। वो चिमनी को जलाने के लिए कुछ किताबें इकट्ठा करते हैं और कहीं और जैक और उसके साथ ही घनी बर्फ में सफर कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी टकरा जाती है और उन्हें अपनी आगे की यात्रा पैदल शुरू करनी पड़ती है। फिर वो कुछ घंटे चलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो कमजोर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं तो फ्रैंक की वजह से कांच टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन किस्मत से वो एक रस्सी को पकड़कर बच जाता है और दोनों रस्सी को पकड़कर उसको ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कांच टूटना शुरू हो जाता है और इसीलिए कोई और तरीका न होने की वजह से वो अपनी रस्सी को काट देता है और खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसके दोस्त अपने मिशन को आगे बढ़ा सके। अब लाइब्रेरी में लॉरा को अचानक से बुखार आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है और सभी इस बात से बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और उसके बीमार होने की वजह देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसके पैर पर चोट लगी हुई है जिसकी वजह से शायद उसको इन्फेक्शन हो गया है। उन सभी में से एक महिला जो एक नर्स होती है उन्हें बताती है कि लॉरा को जल्द से जल्द पेनिसिलिन का इंजेक्शन देना चाहिए वरना उसके पैर को काट कर अलग करना पड़ेगा। और फिर अपने दोस्तों को बचाने के लिए सैम पास ही पाने वाले जहाज में जाने का फैसला करता है और उम्मीद करता है कि शायद वहाँ कुछ दवाई जरूर होगी। और जैसे वो जाने वाला होता है, ब्रेन और एक आदमी जिसका नाम चेडी होता है वो उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। अब अगले दृश्य में उपराष्ट्रपति जब एक सेना के अड्डे पर होता है, उसे पता लगता है कि राष्ट्रपति के साथ एक हादसा हुआ है जिसमें उनकी मौत हो गई है और मामले को और बुरा बनाने के लिए शोधकर्ताओं को पता चलता है कि तूफान के केंद्र ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब वो न्यूयॉर्क के शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। अब कहीं और दिखाते हैं तो जैक और जैसन धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी दुर्भाग्य से जैसन थकावट की वजह से बेहोश हो जाता है जिसकी वजह से जैक को उसको खींचना पड़ता है। और फिर लाइब्रेरी में वो तीनों बाहर निकलते हैं और जहाज के अंदर पहुंच जाते हैं। हालांकि रास्ते में उनकी महक भूखे भेड़ियों के झुंड को आ जाती है जो पास ही के चिड़ियाघर में से भाग कर आए होते हैं। सैम, ब्रेन और जेडी जहाज की रसोई में जाते हैं जहां उन्हें कुछ पेनिसिलिन मिलती है। फिर वो वहाँ कुछ और जरूरी सामान ढूंढने लगते हैं, लेकिन अचानक से उन पर वो भेड़ियों का झुंड हमला कर देता है। सैम और ब्रेन किसी तरह बचकर दूसरे कमरे में भाग जाते हैं।
लेकिन जेडी को भेड़ियों का झुंड बुरी तरह से काट देता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उन भूखे भेड़ियों से बच जाता है। और अब वो तीनों वहाँ से बचने के लिए अलग अलग तरीके सोच रहे होते हैं। सैम बाहर देखता है कि आसमान थोड़ा साफ हो रहा है और वो समझ जाता है कि तूफान का केंद्र उनके आसपास ही है और अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इसीलिए वो खतरनाक तरीके से वहाँ से निकलने का फैसला करता है और बाहर लटक कर दूसरे कमरे में जाता है और भेड़ियों के झुंड को रसोई से दूर लेके जाता है। फिर वो भागते हुए भेड़ियों से बचते बचते उस जहाज से बाहर निकल जाता है और कुछ समय बाद वो अपने दोस्तों के पास पहुँचता है, लेकिन इस बार जेडी खड़ा नहीं हो पाता। इसीलिए सैम और ब्रेन बर्फ पर चलने वाली गाड़ी लेकर आते हैं और जेडी को खींचते हुए लाइब्रेरी तक लेके जाते हैं। अब दूसरी तरफ जैक जेसन को खींच रहा होता है। तभी वो भी आसमान की ओर देखता है, जिससे उसको अंदाजा हो जाता है कि तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और बिना समय बर्बाद किए वो बर्फ के अंदर किसी घर को ढूंढने लगता है और उन्हें एक खिड़की मिलती है और उससे जेसन को अंदर फेंक देता है और खुद अंदर जाने से पहले वो तूफान से बचने के लिए सभी रास्ते बंद कर देता है। तूफान उस जगह पर हमला करता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमाने लगता है। अब तीनों लड़के भी सही समय पर लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और मरने से बच जाते हैं। फिर वो आग को जलाए रखने के लिए तेजी से काम करते हैं, क्योंकि वही एक इकलौती चीज होती है जो उन्हें इस बुरी ठंड से बचा सकती है। जैक भी आग जलाने की कोशिश करता है। अब कुछ समय के बाद जेसन उठता है और देखता है कि पूरी जगह जम चुकी है और अब जब तूफान का केंद्र वहाँ से हट गया होता है तो जैक अपने मिशन को वापस शुरू करने का फैसला करता है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि बाहर अभी भी खतरा है, लेकिन जैक उससे कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उस रात वो दोनों एक टेंट में सो जाते हैं और मानवता के भविष्य के बारे में सोचते हैं। और फिर जैक उसे बताता है कि इंसानों ने पहले भी बहुत बार ऐसा तूफान झेला है, लेकिन अगर वो इस बार ज्यादा सावधान नहीं रहेंगे तो इस बार जरूर खत्म हो जाएंगे। और फिर आखिरकार विनाशकारी मानसून के कुछ हफ्तों के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कुछ अच्छे संकेत मिलते हैं। वो देखते हैं कि तूफान यूरोप में खत्म हो जाता है और उन्हें इतने हफ्तों के बाद जमीन का कोई हिस्सा नजर आता है। उसी बीच जैक टेंट से बाहर निकलता है और देखता है कि आसमान साफ हो गया है और सूरज भी निकल आया है। और फिर कुछ ही देर चलने के बाद वो जमे हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी और कुछ पानी वाले जगहों के पास से गुजरता है जो पूरी तरह से बर्फ में डूब चुके होते हैं। और इतने दिन कष्ट और पीड़ा सहने के बाद वो आखिरकार मैनहट्टन पहुंच जाता है। हालांकि जब वो लाइब्रेरी की जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखता है कि वो जगह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है और उसकी सारी उम्मीद खत्म हो जाती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो बर्फ में से एक छोटा सा छेद देखता है जो लाइब्रेरी के अंदर जा रहा होता है और बिना समय बर्बाद किए जैक उस रास्ते से लाइब्रेरी के अंदर जाता है और जैसन उसके पीछे पीछे आता है। फिर वो दोनों सैम को ढूंढने लगते हैं और सौभाग्य से इधर उधर ढूंढने के बाद उसको ढूंढ लेते हैं और ये पता चलता है कि आग की वजह से सैम और उसके साथी अभी भी जिंदा होते हैं। और फिर आखिरकार दोनों बाप बेटे हफ्तों के भयानक मौसम के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। अब इसके बाद मैक्सिको में नए राष्ट्रपति को पता चलता है कि न्यूयॉर्क में कुछ लोग बच गए हैं और इस बात को सुनकर वो बड़ी उत्तेजित हो जाता है और वो टीवी पर घोषणा करता है कि वो उत्तरी राज्यों से लोगों को निकालने के लिए बचाव क्रिया शुरू कर रहे हैं। और आखिरकार हेलीकॉप्टर मैनहट्टन पहुंच जाता है जहां बहुत से लोग जिंदा होते हैं। वो छतों पर इकट्ठा होते हैं और बचाए जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर जैक और उसके साथी के पास पहुंचता है और उन्हें दक्षिण की ओर ले जाया जाता है। और मूवी के आखिरी सीन में नेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट धरती पर निगाह रख रहे होते हैं और उन्हें आज तक सबसे साफ आसमान दिखाई देता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।